हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्लैटर रूल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यह वीडियो जो है आपका इंटर स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट्स और कंपटीशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट जेड इफेक्टिव से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या जेड स्टार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, ए मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, कई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर में है। अब इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। और इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से जो है इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज जेड है, यह क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर एटॉमिक रेडियस आपको निकालना होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक रेडियस जो है निकलता है अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वही डिसाइड करता है इसका एटॉम का रेडियस कितना होगा। ठीक है, अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे न्यूक्लियस का, तो उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। और अगर कम अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके इनर सेल में है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज जो है सेम है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करता है। तो रिपेल करने से ये होगा कि इसका अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी ये जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि द इनर इलेक्ट्रॉन repel outer electron due to same charge की वजह से जो है इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस रिपल्सन attraction between outer electron and nucleus decrease। ठीक है,
this decreased attraction will be called as effective nuclear charge, ठीक है। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स नेट attraction of outer most इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी इन दोनों में जो है रिपल्सन होगा, ठीक है। और यह न्यूक्लियस इसको जो है अट्रैक्ट करेगा। बस समझ में आया। ड्यू टू सेम चार्ज, इनके बीच का सेम चार्ज होने की वजह से इनके में रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन की वजह से जो होगा अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वह डिक्रीज हो जाएगा। तो जो डिक्रीज इन अट्रैक्शन है उसी को कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह होता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन पे कितना नेट अट्रैक्शन होता है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बनता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि नेट अट्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, ठीक है। नेट अट्रैक्शन कैसे निकलेगा, नेट अट्रैक्शन का मतलब जो इनके न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है पहले से, उसमें से रिपल्सन को घटा दिया जाए तो नेट अट्रैक्शन मिलेगा। और नेट अट्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेड इफेक्टिव है। अट्रैक्शन को किससे लिखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से, यानी जेड से। और रिपल्सन को जो है सिग्मा से लिखा जाता है, और इस सिग्मा को कहा जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है यहाँ पर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। या इसको शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव निकालने का एक फार्मूला मिल गया, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, ओके। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं क्या है। तो ये सब क्या है, ये आपके इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक क्लाउड बना देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है, इसको यह स्क्रीन करने का काम करता है। जैसे ये समझ लीजिए कि ये मैग्नेट है और यहाँ पर कोई आयरन का पार्टिकल रख दिया जाता है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, आयरन के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। अगर इस पे कपड़ा लपेट दिया जाता है तो इसका जो है अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ से इसको घेरे रहते हैं, जिससे इनके अट्रैक्शन जो है धीरे धीरे इनके अट्रैक्शन जो है कम हो जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से जो अट्रैक्शन आपके कम होते हैं, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। इनर इलेक्ट्रॉन वर्क
will work as screen shielded around nucleus. This effect is known as shielding effect or screening effect. ठीक है। एन इनर इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ शील्डिंग का काम करते हैं, स्क्रीनिंग का काम करते हैं, और इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। बाय द रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ या कर्व से ये देखा गया कि जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल का जो ऑर्डर होता है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में है तो ज्यादा पेनिट्रेट होंगे, फिर p में होते हैं, फिर d में होते हैं, और फिर f में होते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है। और जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन का जो ऑर्डर होता है, तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होंगे उतना ज्यादा इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों का s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, s, p, d और f, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी ऑर्डर जो है यही होगा। तो ये हो सकता है कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है ऑर्बिटलों का, तो s सबसे ज्यादा होता है, f का सबसे कम होता है। ठीक है। या स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ सकता है किसका सबसे ज्यादा होता है, तो s का सबसे ज्यादा होता है, f का सबसे कम होता है। ठीक है। अब जो हम आते हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्लेटर रूल पे। ठीक है। तो इसका जो रूल पहला है, रूल फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन फॉलोइंग ऑर्डर, following order: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है। इस तरीके से इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पहले इस ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल और ऑफ सेल, इसको नीचे दिखाएंगे और इसको इस तरफ दिखाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। अब अगर n सेल होगा तो उसके लिए जो है 0.35 वैल्यू होता है,
अगर n-1 सेल होगा तो उसके लिए वैल्यू 0.85 लिया जाता है, और अगर n-2 सेल हुआ या n-3 सेल हुआ तो उसके लिए वैल्यू जो है 1 लिया जाता है। ये जो है क्रिस्टलाइटर ने बताया था। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के लिए ये है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा ये है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज reference whose repulsion to be measured। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है हम इसमें रेफरेंस के रूप में लेंगे, यानी जितना दिया होगा इलेक्ट्रॉन उससे एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे जो है हम मेजर करते, रिपल्सन को मेजर करते हैं। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है इसमें कंसीडर इनर इलेक्ट्रॉन LHS साइड के, यानी जिस इलेक्ट्रॉन का कहेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के लिए ही केवल कंसीडरेशन किया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है कि फॉर d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल के लिए ये होता है कि अगर d ऑर्बिटल रहेगा और f ऑर्बिटल रहेगा तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए तो n सेल के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन उसको छोड़ करके बाकी जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब में 1 से ही केवल कंट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब 1 से ही केवल मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी उसमें जो है ये n-1.85 वाला पार्ट नहीं होता है, सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। इसको पहले इस फॉर्म में हम लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3s2 और 3p3। अब इसका क्या निकालना है? इसका जेड इफेक्टिव निकालना है, यानी जेड इफेक्टिव का वैल्यू निकालना है 15 इलेक्ट्रॉन का, मतलब यहां तक। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है कि इसको इस फॉर्म में तो हमने लिख लिया। दूसरा क्या है, ये रूल लगाएंगे, तो इसमें n का मतलब सबसे हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो ये हो गया आपका n, ये वाला आपका ऑर्बिटल हो गया n-1, और इधर जो है आपका n-2। तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा? n, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रेफरेंस के रूप में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 1 हट जाएगा, है ना, तो 4 इंटू 0.35 प्लस n-1, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हैं, 8 इंटू 0.85, और n-2 यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 1। तो इसको अब जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6.8 हो जाएगा, और ये 1.40, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 10.20। ठीक है, अब जो है इसमें सिग्मा का वैल्यू आ गया। अब जेड इफेक्टिव निकालने के लिए ये हो जाता है जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो यानी जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 15 में से जो है आप 10.20 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4.80, ये आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 होता है तो कितने हो गए, 2p4 हो गए। ठीक है, इसमें 8वें इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है जेड इफेक्टिव, तो पहले इस सीक्वेंस में करेंगे। तो ये हो गया आपका n का वैल्यू और ये हो गया आपका n-1। ठीक है, तो इसका सिग्मा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा n का 0.35 है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रेफरेंस के रूप में रह जाएगा, है ना। तो ये आपका 5 × 0.35 प्लस n-1 का वैल्यू कितना है, 0.85 है, 0.8 यानी 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.85। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये 3.45 आ जाएगा। जेड इफेक्टिव का वैल्यू, तो जेड माइनस सिग्मा, तो ये 8 है और इसमें से जो है आपका ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.55। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अब अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका टाइटेनियम है, इसका आपको 4s का भी निकालना है जेड इफेक्टिव और 3d का भी निकालना है जेड इफेक्टिव। ठीक है, इन दोनों का जो है जेड इफेक्टिव निकालना है। तो सबसे पहले हम 4s का निकालेंगे, तो पहले इस सीक्वेंस में हम पहले लिखेंगे इसको। तो टाइटेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 22 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6, फिर इसके बाद 3d2 हो जाएगा और 4s2 होगा, है ना। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसमें जो है n कौन है, n ये है और n-1 कौन है, ये है। n-2 कितना है, ये है वैल्यू, और n-3 जो है ये है। ठीक है, तो इसका सिग्मा, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेफरेंस के रूप में रहेगा, तो इस 4s2 में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसमें 0.35 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 2 10। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 8 × 1 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 2 + 8 + 8.5 + 0.35, ये आ जाएगा 18.85। ठीक है, अब इसका जेड इफेक्टिव, तो जेड माइनस सिग्मा, और जेड का मान कितना है 22, 18.85, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 3.15 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये किसके लिए निकाले हम, 4s के लिए, है ना। अब 3d के लिए देखेंगे, तो 3d के लिए हमारा जो है ये है 3d, तो हमको जो है राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं, हमको केवल कितना लेना है, इनर इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, तो d का रूल क्या है, d का रूल हमने बताया था कि इसमें जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा रेफरेंस हो जाएगा, तो 1 × 0.35
और इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब में किससे मल्टीप्लाई होगा? केवल 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें 2, 2, 4, 10, 12 और 18 इंटू 1, तो कितना आ गया सिग्मा इसका? आ गया 18 प्लस 0.35 यानी 18.35। ठीक है। और इसका जेड इफेक्टिव 22 माइनस 18.35 क्या जाएगा? 3.65। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल जो है सिल्वर का लेते हैं। एजी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 होता है। ठीक है। इसका आपको निकालना है 5s का और 4d का जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है। अब पहले तो इस कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे इस फॉर्म में, तो 47 ये हो जाता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s1। ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। अब इसमें 5s का निकालना है, यानी 5s यहाँ पर है, यानी ये हो गया आपका n। अब n-1 कितने होंगे? n-1 ये वैल्यू होगा। इस तरीके से ये आपका n-2 होगा और ये n-3 होगा और ये जो है आपका n-4 होगा। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको रेफरेंस में लेना है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये रेफरेंस में हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितना है n के लिए? 0.35 इंटू 0। अब n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 है, 18 इंटू 0.85। ठीक है। और बाकी सबके लिए क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 है, 18 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 2। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिग्मा बराबर हो गया 2 प्लस 8 प्लस 18 और प्लस 15.30। ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 43.30 आ जाएगा। अब इसका जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो इसका 47 माइनस 43.30 ये आ जाएगा 3.70। ये इसका आंसर हो गया। तो 4D में हमने क्या बताया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन, इसको तुम गिना माना नहीं जाएगा क्योंकि ये RHS साइड में हमको इनर इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इसका सिग्मा का वैल्यू 4d10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रेफरेंस हो जाएंगे और 1 इंटू 0.35 9 इंटू 0.35। अब बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? उसमें मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से होगा। ठीक है। तो 2 3 8 तो 10 तो 12 12 6 18 18 10 28 28 तो 30 36 36 इंटू 1 तो 36 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5
ठीक है, ये आ जाएगा आपका 39.15। अब इसका जेड इफेक्टिव 47 में से इसको माइनस कर देंगे, 39.5 को दिया जाएगा 7.85, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कई न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाया जेड इफेक्टिव के लिए। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है, जिसका कुछ नोट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक्सेप्शन है कि जो 1s2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एग्जांपल जो है आपका हीलियम है, इसके लिए जो सिग्मा का वैल्यू होता है 0.30 होता है। ठीक है, और जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके सिग्मा का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, तो इसमें जेड का जो वैल्यू होगा वही जेड इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, अब अगर नोट्स में ध्यान रखेंगे इसको, इन पीरियड और पीरियोडिक टेबल में जब आप LHS से RHS की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव का मान जो होता है ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियस और नेट अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो है, इसका कैलकुलेशन किया गया है, तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो है इंक्रीज करता है, और ये लगभग 0.65% तक इंक्रीज करता है। ठीक है, अब अगर ज्यादा ऑर्बिटल को लेंगे, जैसे F और D ऑर्बिटल, हायर ऑर्बिटल को लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि इन ग्रुप में एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ के बाकी जितने ग्रुप में है, इसमें जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट आता है। मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी सोडियम पोटेशियम ये वाला जो ग्रुप है एल्कली मेटल, उनके जेड इफेक्टिव का मान जो है कांस्टेंट आता है। और आप जानते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज करता है, अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। इसका मतलब यह है कि जेड इफेक्टिव जो है उससे एटॉमिक रेडियस का डिसाइड नहीं। तो एटॉमिक रेडियस का जो वैल्यू निकलता है n² A/Z। यहाँ पर A क्या है, वो है कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम स्टडी करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ग्रुप, तो डू नॉट कंसीडर जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव को कंसीडर करके हम किसी भी ग्रुप का पीरियोडिसिटी यानी कैरेक्टर प्रॉपर्टी ये सब डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।